Hello everyone, I am Prashant Zadav. Welcome to our channel Success EduTech. Listen carefully and pay attention. Today I am starting my second chapter's points company rule expands. So we are watching here this topic. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, यदि हम ये प्रोसेस ध्यान में रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि एनालाइज करेंगे 1757 और 1857 के बीच में जो फासला है वह हमें कुछ भिन्न दिखाई देगा, क्योंकि एस्पेक्ट्स ऑफ इमर्ज कुछ उसके अंग हैं, वो कौन से हैं अब वो हम देखेंगे. द कंपनी रियरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन ए नोन टेरिटरी. तो कंपनी ने एक पॉलिसी शुरू की थी. कौन सी पॉलिसी? जो अननोन टेरिटरी है उन पर डायरेक्टली अटैक करना. और क्या करना उसके बाद? इट यूज टू वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग इंडियन किंगडम. और जो instead it used variety of political, economic and diplomatic methods. और वो जो उनमें जो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स एक्सटेंड करने का, उसे बढ़ाना और इट्स इन्फ्लुएंस और उसका प्रभाव डालना इंडियन किंगडम पर. और यही एक कारण था कि कंपनी अपना रूल एक्सपैंड कर रही थी. तो कुछ अब हम आगे देखेंगे. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सा 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. तो बगदाद के कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो कंपनी ने क्या किया? रेसिडेंट्स इंडियन स्टेट में उन्होंने रखे अपने रेसिडेंट्स. दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. और उनका जॉब क्या था? तो कंपनी के कारोबार में इंटरेस्ट दिखाना. थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन इंटरफेयरिंग एंड द इंटरनल अफेयर्स इंडियन स्टेट्स. और इसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया? कंपनी के जो ये रेसिडेंट्स थे, उन्होंने अधिकारी थे, वो इंडियन स्टेट्स के जो कारोबार में वो हस्तक्षेप करने लगे. और दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर टू द थ्रोन and who was the appointed the administrative post. और उन्होंने कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ बाहर अपने कांधे पर ले सके और इंडिया का जो कारोबार था उसमें हस्तक्षेप करे. तो कैसे उन्होंने ये किया? तो हम ये देखेंगे. समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलियंस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अलायंस. तो उन्होंने एक फौज तैयार की थी, उसे तैनाती फौज ऐसा नाम दिया था उन्होंने. इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस. दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी. तो उसके लिए एक कंपनी ने नियम रखा था कि इंडियन जो रूलर्स थे उनको कंपलसरी किया था कि ये जो सब्सिडरी जो अलायंस है उन्हें प्रोटेक्शन देगी. इसलिए कंपनी ने उसके लिए क्या किया था? तो परमिशन मांगा था इंडिया के जो राजा महाराजा थे उनसे, और ये कंपलसरी भी किया था. यदि ये नियम कोई तोड़ेगा तो उसके साथ युद्ध की घोषणा की जाती थी. इसीलिए डर कर बहुत से राजाओं ने उनकी ये मांग पूरी की और वो जो तैनाती फौज थी वो अपने संरक्षण के लिए रख दी. तो हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन. और ये कंपनी ने रखा था प्रोटेक्शन के लिए. किनके प्रोटेक्शन के लिए? राजाओं के प्रोटेक्शन के लिए. मगर उसके पीछे कोई उनका उद्देश्य था. कौन सा उद्देश्य था? कि वो अपना जो
कारोबार है ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ाना चाहती थी, एक नियंत्रण लाना चाहती थी भारतीय राजाओं के ऊपर. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as a penalty. For example, तो कोई रूलर्स पेमेंट देने के लिए यदि सक्षम नहीं हो तो उनकी टेरिटरी यानी उनका प्रदेश अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने पार्ट को जोड़ देते थे, यानी अपनी कंपनी में उसका अपनी कंपनी में उसे समाविष्ट करते थे. When Richard Wellesley was Governor General 1798-1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was so forced to cede territories on similar grounds. तो 1798 और 1805 के बीच में जो नवाब अवध के नवाब तो थे उन्हें फोर्स किया गया टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी. तो जो आधी जो टेरिटरी थी उनकी तो उन्होंने कंपनी को प्रदान करने पर उन पर फोर्स किया. मगर क्या हुआ 1801 में एज ही फेल्ड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, तो उन्होंने ये सब्सिडरी फोर्सेस लेने में सक्षमता नहीं दिखाई. तो क्या हुआ, सब्सिडरी फोर्सेस हैदराबाद वाज सो फास्ट सी टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स. तो उसके बाद क्या हुआ, सब्सिडरी फोर्सेस नहीं लेने के कारण तो उन पर कार्रवाई की गई कंपनी के अधिकारियों से. तो हम फिर ये आपने देखा कि सब्सिडरी फोर्सेस किस लिए रखी जाती थी. एक तरह का नियंत्रण, हिंदू राजा थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए सब्सिडरी फोर्सेस रखी जाती थी. तो अब हम देखेंगे कि अगला सेशन हम देखेंगे कौन सा सेशन है, तो वो है टीपू सुल्तान, जो कि द टाइगर ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान कौन थे, द टाइगर ऑफ मैसूर थे, यानी मैसूर का वो एक टाइगर था. द कंपनी resorted the direct military confrontation when it saw the threat of political economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. जब कंपनी ने अपना जो अधिकार था डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन यानी जो तैनाती फौज थी वो राजाओं को लेने के लिए क्या किया, उन्होंने फोर्स किया. मगर कुछ जो राजे थे यानी कुछ जो रूलर थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. तो क्या हुआ, उन्होंने वो राज्य कंपनी से जोड़ दिया, यानी वो प्राप्त कर लिया. मगर मैसूर का जो राजा था यानी टीपू सुल्तान, उन्होंने क्या किया हम ये आप देखेंगे. मैसूर हैड ग्रोन और स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली. तो हैदर अली के राजा के हाथ में जो मैसूर राज्य था वो काफ़ी तरक्की कर चुका था. रूल्ड फ्रॉम 1761 to 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलबार, और उन्होंने कंट्रोल किया था और प्रॉफिटेबल ट्रेड एक अच्छा खासा व्यापार वो कर रहे थे. मगर क्या हुआ, कॉस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पीपर एंड कार्डमम. वहाँ से कंपनी क्या करती थी, कार्डमम और पीपर जो कि रॉ मटेरियल था वो प्राप्त करती थी. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड टू एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, और 1785 को टीपू सुल्तान ने स्टॉप किया एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड को. एक्सपोर्ट करने पर उन्होंने ये लगाई, यानी उन्हें अलाउ नहीं किया. तो क्या हुआ उसके बाद, पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ द किंगडम and disallowed local merchants and trading with the company. He also established a close relationship with the French India and modernized his army with their help. तो जो लोकल मर्चेंट थे
टीपू सुल्तान के यहाँ व्यापार करने वाले उनको मना किया कि कंपनी के साथ व्यापार न करे। और कुछ उन्होंने फ्रेंच जो थे फ्रेंच उनसे आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए हेल्प मांगी और फ्रेंचों ने भी वो की भी। द ब्रिटिश वेयर फ्लरिश फ्यूरियस, और इसके कारण ब्रिटिश जो हुए बहुत ही संतप्त हुए। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, उन्होंने जाना कि हैदर और टीपू बहुत ही एम्बिशियस है, एरोगेंट एंड डेंजरस, और बहुत ही डेंजरस है। इसी डेंजरस यानी बहुत ही खतरा है उनसे। तो उन्होंने क्या किया, रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड, और उनको कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें क्रश करना चाहिए, इन्हें पराजित करना चाहिए। 4 wars were fought with Mysore, 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799। ये जो 4 वार हुए, ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो श्रीरंगपट्टन का जो लास्ट का युद्ध था उसमें कंपनी ने विजय हासिल किया और टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान वहाँ पर मारा गया। Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Udairs, and subsidiary alliance was imposed on the state। और ये मैसूर का जो राज्य था, श्रीरंगपट्टन के युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होकर मारा गया और उसके बाद मैसूर का राज्य जो था वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में लिया, यानी उन्होंने वो प्राप्त किया। और अब हम जो आगे का सेशन देखने जा रहे हैं विद द वार विद द मराठास, तो ये हम आगे देखेंगे। मगर आज का जो स्टडी है हमने कंप्लीट किया है, तो आगे के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, वार विद मराठास। तो आज इतना ही। तो नमस्कार।